गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 3 फरवरी के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। चलिए अपना सेशन हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फर्स्ट इंडियन स्पेस मिशन टू ऑब्जर्व द सन। तो पहली बार इंडिया ने एक मिशन तैयार किया है सन को ऑब्जर्व करने के लिए। आपको बताना है कि उस पर्टिकुलर सन मिशन का नाम क्या है। तो इसरो का एम है कि वो आदित्य L1 को लॉन्च कर देंगे जून या फिर जुलाई 2023 तक। ठीक है, और आदित्य L1 ही हमारा पहला इंडिया का स्पेस मिशन है जो कि सन को ऑब्जर्व करने के लिए यूज़ किया जाएगा, और जो सोलर कोरोना है बेसिकली उसको भी एग्जामिन किया जाएगा। ठीक है, तो साइंटिस्ट एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु ने हाल ही में हैंडओवर कर दिया है मोस्ट चैलेंजिंग साइंटिफिक पेलोड्स किसको, इसरो को, इसी पर्पस के लिए। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बात सिर्फ क्या है कि इंडिया का पहला स्पेस मिशन जो कि सन को ऑब्जर्व करने के लिए भेजा जा रहा है, उस पर्टिकुलर मिशन का नाम क्या है, यह है आदित्य L1। फाइन। नेक्स्ट है, विच स्टेट अनाउंस टू गिव मंथली अलाउंस टू अनएम्प्लॉयड यूथ फ्रॉम द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। कौन से स्टेट ने डिसाइड किया है कि अगले फाइनेंशियल ईयर से जो भी अनएम्प्लॉयड यूथ है स्टेट में, उनको मंथली बेसिस पे अलाउंस दिया जाएगा कुछ ना कुछ, ताकि उनका खर्चा पूरा हो सके। तो छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल ने डिसाइड किया है कि वो मंथली अलाउंस प्रोवाइड करेंगे उन यूथ को जो कि अनएम्प्लॉयड है, जिनको किसी वजह से जॉब नहीं मिल पाई है अगले फाइनेंशियल ईयर से। ठीक है, और इसके अलावा इन्होंने ये भी अनाउंस किया है कि रूरल इंडस्ट्री पॉलिसी को फॉर्मुलेट किया जाएगा, जिससे कि जो भी कॉटेज इंडस्ट्री बेस्ड रूरल इकोनॉमी है वो जो है बूस्ट होगी। फाइन। इसके अलावा इन्होंने हाउसिंग असिस्टेंस स्कीम भी लॉन्च करी लेबरर्स के लिए, साथ ही वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी इन्होंने कुछ स्कीम को अनाउंस किया है। फाइन। तो बस याद रखिएगा कि कौन से स्टेट है जो मंथली अलाउंस देगी अनएम्प्लॉयड यूथ को अगले फाइनेंशियल ईयर से, तो ये है छत्तीसगढ़ स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या है, 2023 से लेकर 24 में ये स्कीम स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ नेशनल चाइल्ड साइंस कांग्रेस इन 2023। इस इवेंट के लिए कौन सी सिटी होस्ट है जो कि 2023 में होने वाला है। तो ये जो है 30th एडिशन रहेगा नेशनल चाइल्ड साइंस कांग्रेस का, और हाल ही में ये शुरू हुआ है साइंस सिटी अहमदाबाद में। ठीक है, और गुजरात काउंसिल ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने पार्टनरशिप की है इसके साथ, गुजरात काउंसिल ऑफ साइंस सिटी के साथ, इस पर्टिकुलर इवेंट को होस्ट करने के लिए। फाइन। और लगभग 1400 डेलीगेट्स, जिसमें कि चाइल्ड साइंटिस्ट हैं, टीचर्स हैं, इवेलुएटर्स हैं, फिर गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं, ये सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, और लगभग 850 स्टूडेंट्स पूरी कंट्री से इसमें शोकेस करेंगे अपने डिफरेंट प्रोजेक्ट को। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, नेशनल चाइल्ड साइंस कांग्रेस के लिए होस्ट कौन सी सिटी है, ये है अहमदाबाद। नेक्स्ट है, विच स्टेट इज अंडरटेकिंग द कास्ट बेस्ड सर्वे इन इंडिया। कौन सा स्टेट है इसमें से जो कि कास्ट बेस्ड सर्वे को पहली बार कंडक्ट कर रहा है अपने स्टेट में। एक्चुअली जो पहला फेज था कास्ट बेस्ड सर्वे का, ये हाल ही में बिहार ने कंप्लीट कर लिया है, और इसको बेसिकली 2 स्टेज में कैरी आउट किया जा रहा है। जो इसका पहला फेज रहेगा उसमें हाउस होल्ड काउंटिंग होनी थी, जो कि अब हो चुकी है, और जो नेक्स्ट फेज है उसमें जो है लोगों के कास्ट और उनके सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए जो फॉर्म है वो फाइनलाइज किए जा रहे हैं फिलहाल। फाइन। तो याद रखिएगा, कास्ट बेस्ड सर्वे पहली बार इंडिया में अंडरटेक कर रहा है बिहार स्टेट। ठीक है, इसके अलावा एक रिपोर्ट हाल ही में जारी करी है हिंडनबर्ग रिसर्च ने। ठीक है, और इसमें इन्होंने अदानी ग्रुप को अक्यूज किया है, मतलब उनके ऊपर ब्लेम लगाया है स्टॉक मैनिपुलेशन के लिए। फाइन। साथ ही इन्होंने ये भी बताया कि जो अदानी ग्रुप है वो इम्प्रॉपर यूज करते हैं अपने टैक्स हेवन्स का, साथ ही इनके साथ कुछ मनी लॉन्ड्रिंग का भी इशू है। फाइन। तो इसी के साथ डिफरेंट तरह के इल्जाम लगाए गए हैं अदानी ग्रुप के ऊपर बाय दिस यूएस बेस्ड हिंडनबर्ग रिसर्च। अगर आपसे पूछते हैं कि ये जो हिंडनबर्ग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसने किस पर्टिकुलर बिजनेस ग्रुप के ऊपर अक्यूज किया है फॉर देयर स्टॉक मैनिपुलेशन, याद रखिएगा ये है अदानी ग्रुप। नेक्स्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी स्टार्टअप हब पार्टनर्ड विद विच कंपनी फॉर XR स्टार्टअप प्रोग्राम। तो MSH जो कि एक इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी का, इन्होंने मेटा के साथ पार्टनरशिप की है, और
अब ये 120 स्टार्टअप्स एंड इनोवेटर्स की लिस्ट क्रिएट करेंगे फॉर द एक्सटेंडेड रियलिटी स्टार्टअप प्रोग्राम। ठीक है, तो ये जो XR स्टार्टअप प्रोग्राम है ये कोलैबोरेशन है बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT एंड मेटा, ताकि ये डिस्कवर, नर्चर और एक्सेलरेट कर सकें एक्सटेंडेड रियलिटी टेक्नोलॉजी स्टार्टअप एंड इनोवेटर्स को इंडिया के अंदर। फाइन, तो ये जो इनका एक्सेलरेटर प्रोग्राम है इसके थ्रू ये 40 अर्ली स्टेज स्टार्टअप को सपोर्ट करेंगे जो कि एक्सटेंडेड रियलिटी टेक्नोलॉजी की फील्ड में काम करते हैं, और इनको जो है 20 लाख रुपए ईच प्रोवाइड किया जाएगा, मतलब सबको 20-20 लाख रुपए। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, इसके लिए MSH ने पार्टनरशिप करी है मेटा के साथ। फाइन, नेक्स्ट है विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड द आम आदमी क्लिनिक्स मोहल्ला क्लिनिक्स फॉर प्रोवाइडिंग हेल्थ सर्विसेज टू कॉमन पब्लिक। कौन सा स्टेट है जिसने आम आदमी क्लिनिक्स को लॉन्च किया है अपने यहाँ पे कॉमन पब्लिक को हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए? तो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, जो कि आम आदमी पार्टी के हेड भी हैं, इन्होंने 400 आम आदमी क्लिनिक्स को लॉन्च किया है अमृतसर पंजाब में। ठीक है, और जो पहला सेट था 100 मोहल्ला क्लिनिक्स का, ये पंजाब में पिछले ही साल खोला गया था, जिसमें कि 10 लाख लोगों को हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की गई मोहल्ला क्लिनिक्स के थ्रू। फाइन, तो ध्यान में रखिएगा आम आदमी क्लिनिक्स कहाँ पे स्टार्ट हुए हैं, तो पंजाब स्टेट में। यूजुअली आम आदमी टर्म से आपको शायद दिल्ली आंसर लग रहा होगा, लेकिन इसमें करेक्ट आंसर है पंजाब। नेक्स्ट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल इज एन ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट अंडर विच यूनियन मिनिस्ट्री। तो ये जो इंस्टीट्यूट है ये सेटअप हुआ था 1992 में एज एन ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट, और ये किसके कंट्रोल में रहता है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के। ठीक है, तो हमारे यूनियन मिनिस्टर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के कौन है? डॉक्टर मनसुख मांडविया। इन्होंने हाल ही में वर्चुअली इनॉग्रेट किया है नेशनल समिट ऑन क्वालिटी ऑफ बायोलॉजिकल्स। फाइन, याद रखिएगा ये किसके अंडर में काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक, इसके अलावा जो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज है, इन्होंने हाल ही में लॉन्च करा है नेशनल लॉजिस्टिक्स पोर्टल मरीन को। ठीक है, और ये एक तरह का सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म है जिसका एम है सभी ट्रेड स्टेक होल्डर्स को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लाना, साथ ही जो कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक आता है उसको कम करना थ्रू रियल टाइम मैपिंग एंड प्रोविजनिंग। ठीक है, इसके अलावा कॉमर्स मिनिस्ट्री ने ऐसा ही पोर्टल एक लॉन्च किया था पिछले साल, अगर आपको याद हो, बिजनेसेस को स्टैब्लिश करने के लिए। ठीक है, तो इन केस अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री एसोसिएटेड है नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल मरीन के साथ, तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। नेक्स्ट है विच स्टेट कमेंस्ड इट्स फर्स्ट सर्वे ऑफ माइग्रेंट। कौन सा स्टेट है जिसने अपना पहला सर्वे कंडक्ट किया है माइग्रेंट्स के ऊपर? ये है झारखंड। तो झारखंड माइग्रेशन सर्वे पार्ट है इनके सेफ एंड रिस्पॉन्सिबल माइग्रेशन इनिशिएटिव का, जिसको कि 2021 के आखिरी मंथ में लॉन्च किया गया था। ऑब्जेक्टिव है इसका एक डेटाबेस क्रिएट करना माइग्रेंट वर्कर्स का, जिसको कि यूज़ किया जा सके जब भी कभी गवर्नमेंट कोई पॉलिसी फॉर्मुलेट करेगी। ठीक है, और ये जो एक्सरसाइज है इसमें टोटल 24 डिस्ट्रिक्ट को इन्वॉल्व किया गया है, 60 एन्यूमरेटर्स को और 11,000 हाउस होल्ड्स को। ठीक है, सिंपली याद रखिएगा कि माइग्रेंट्स का जो सर्वे है उसको पहली बार किसने तैयार किया है? ये है झारखंड स्टेट। नेक्स्ट है द कस्टमरी हलवा सेरेमनी इज एसोसिएटेड विद रिलीजिंग ऑफ विच डॉक्यूमेंट। कस्टमरी हलवा सेरेमनी कब होती है? तो ये जो हलवा सेरेमनी है इसके थ्रू मार्क किया जाता है फाइनल स्टेज ऑफ बजट प्रिपरेशन प्रोसेस। ठीक है, और हम जैसा कि जानते हैं कि यूनियन बजट 2023 से 24 हाल ही में कंप्लीट किया गया है, और इसी वजह से ये कस्टमरी हलवा सेरेमनी कंडक्ट हुई है। तो पिछले 2 यूनियन बजट की तरह इस साल का जो बजट है वो भी पेपरलेस फॉर्मेट में प्रेजेंट किया जाएगा। साथ ही 14 यूनियन बजट डॉक्यूमेंट्स, जिसमें कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और डिमांड फॉर ग्रांट्स, फाइनेंस बिल वगैरह आता है, ये सब अवेलेबल रहेगा यूनियन बजट के मोबाइल एप्लीकेशन पे, जैसा कि प्रिस्क्राइब हुआ है बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो याद रखिएगा ये कस्टमरी हलवा सेरेमनी किससे एसोसिएटेड है? यूनियन बजट के साथ। नेक्स्ट है विच कंट्री हैज़ अनाउंस टू अलॉट लैंड टू इंडियन इंडस्ट्रीज इन स्विस कैनाल स्पेशल इकोनॉमिक जोन। कौन सी कंट्री है जिसने डिसाइड किया है कि वो लैंड्स को अलॉट करेंगे इंडियन इंडस्ट्रीज को स्विस कैनाल के स्पेशल इकोनॉमिक जोन में? तो ज्वाइंट स्टेटमेंट हाल ही में रिलीज किया है इंडिया और इजिप्ट ने एक समिट के दौरान, जिसमें यह बताया गया कि इजिप्ट प्लान कर रहा है लैंड अलॉट करने का इंडियन इंडस्ट्रीज के लिए। कहाँ पे? इन स्विस कैनाल स्पेशल इकोनॉमिक जोन,
और फिर इंडिया ने बताया कि वो इसके लिए फिर फर्दर मास्टर प्लान क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली इंडिया ने इनकरेज किया है अपनी कंपनीज को कि वो ओवरसीज इन्वेस्टमेंट अंडरटेक करें। जो करंट लेवल है बायलैटरल ट्रेड का इंडिया और इजिप्ट का, वो है $7.26 बिलियन इन 2021 टू 22, ठीक है। तो याद रखिएगा ये कंट्री है इजिप्ट। इजिप्ट ने डिसाइड किया है कि वो लैंड्स को अलॉट करेंगे इंडिया के लिए इन स्विस कैनाल स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अब यहाँ पे साउथ अफ्रीका की अगर बात करें, साउथ अफ्रीका ने हाल ही में एक और एग्रीमेंट साइन किया है इंडिया के साथ, जिसमें इन्होंने ये बताया है कि डजन्स ऑफ अफ्रीकन चीताज को ये इंट्रोड्यूस करेंगे इंडिया में नेक्स्ट डेकेड में, ठीक है। और जैसे कि हम जानते हैं कि सितंबर मंथ में 8 अफ्रीकन चीताज आए थे और इनको कूनो नेशनल पार्क में रखा गया था। कहाँ से लाए गए थे? नामीबिया कंट्री से, फाइन। और कूनो नेशनल पार्क कहाँ पे है? ये मध्य प्रदेश में लाई करता है। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज अपॉइंटेड इट्स फर्स्ट रिप्रेजेंटेटिव टू फाइट इस्लामोफोबिया। इस्लामोफोबिया से फाइट करने के लिए कौन सी कंट्री है जिसने अपना पहला रिप्रेजेंटेटिव हाल ही में अपॉइंट किया है? ये कंट्री है कनाडा। कनाडा ने अपॉइंट किया है अपना पहला स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव ताकि इस्लामोफोबिया को कॉम्बैट किया जा सके, जिससे कि जो कंट्री में मुस्लिम कम्युनिटीज़ हैं उनके ऊपर जो अटैक्स होते हैं उनको रिड्यूस किया जा सके, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा जस्टिन ट्रूडियो ने अनाउंस किया कि ह्यूमन राइट के जो एडवोकेट हैं अमायरा एल्गवाबे, इनको जो है इस पोस्ट पे रखा जाएगा ताकि ये गवर्नमेंट को एडवाइस कर सकें डिफरेंट तरह के प्रोग्राम और पॉलिसी को फ्रेम करने में, ठीक है। तो याद रखिएगा कि कनाडा ने पहली बार अपना एक रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किया है इस्लामोफोबिया से फाइट करने के लिए। लास्ट क्वेश्चन है, हु इज द ओनली फीमेल इंडियन टेनिस प्लेयर टू विन 6 ग्रैंड स्लैम्स टिल डेट। इसमें से इकलौती कौन सी ऐसी फीमेल इंडियन टेनिस प्लेयर हैं जिन्होंने 6 ग्रैंड स्लैम अब तक जीते हैं? ये हैं सानिया मिर्जा। ये पहली और इकलौती फीमेल इंडियन टेनिस प्लेयर हैं जिन्होंने 6 ग्रैंड स्लैम जीते हैं अब तक। और किस वजह से न्यूज़ में है? क्योंकि हाल ही में सानिया और रोहन बोपन्ना जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन का जो मिक्स डबल टाइटल था वो हार गए थे। और किससे हारे थे? तो ब्राज़ील की टीम से, ठीक है। और सानिया की बात करें तो इन्होंने डिसाइड किया है कि ये फरवरी मंथ में रिटायरमेंट ले लेंगे अपना। एक कॉम्पिटिशन होगा दुबई में उसी के बाद। और सानिया मिर्जा ने अब तक 6 ग्रैंड स्लैम जीते हैं, जिसमें से 3 मिक्स डबल्स में आते हैं और 3 जो है वुमेन्स डबल की चैंपियनशिप में आते हैं, फाइन। तो ये हैं सानिया मिर्जा। तो इसी के साथ हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर कर लिया है। चलिए अब हम अपने नवंबर 2022 के करंट अफेयर्स रिवीजन सेशन में चलते हैं और ये जो है पार्ट 5 रहेगा इस सीरीज में। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर क्वेश्चन नंबर 75 तक। जो लोग यहाँ पे नए हैं उनको एक बार फिर से मैं बता दूं कि हम पुराने मंथ का करंट अफेयर्स इस फॉर्मेट में रिवाइज करते हैं। और फॉर एग्जांपल नवंबर मंथ अभी चल रहा है तो इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट 240 क्वेश्चंस हम निकालते हैं और 15-15 करके 16 दिन में इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक। और इसी फॉर्मेट में हमने दिसंबर मंथ के करंट अफेयर्स भी कंप्लीट किए हैं। अगर कोई इनको देखना चाहता है तो वो पुराने लेक्चर्स को जाके रेफर कर सकता है। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है, विच इंडियन आर्म्ड फोर्स हैज अनाउंस्ड टू प्रोक्योर K9 वज्र हॉविट्जर। कौन सी इंडिया की आर्म्ड फोर्स है जिसने डिसाइड किया है कि वो K9 वज्र हॉविट्जर्स को खरीदेंगे? ये है इंडियन आर्मी, ठीक है। इंडियन आर्मी ने डिसाइड किया था कि वो 120 म्यूनिशंस और 10 एरियल टारगेटिंग सिस्टम्स को खरीदेंगे अपनी मिलिट्री को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए। और इसी प्लान में इन्होंने फर्दर इंक्लूड किया था कि 100 K9 वज्र हॉविट्जर्स भी ये परचेज करेंगे, साथ ही अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स को भी। एबॉक क्लस्टर, द फर्स्ट टू बी कंप्लीटेड अंडर द श्याम प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन, इज इन विच स्टेट। एबॉक क्लस्टर कहाँ पे है? ये एजोल डिस्ट्रिक्ट में लाई करता है। कौन से स्टेट में? तो आंसर हो जाएगा मिजोरम, ठीक है। और ये पहला क्लस्टर हो चुका है जो कि कंप्लीट हुआ है अंडर दिस मिशन। और श्याम प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन की बात करें, इसको स्टार्ट किया था प्राइम मिनिस्टर ने 2016 में, ताकि फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा सकें रूरल एरियाज़ में जो कि अपने अंदर पोटेंशियल रखते हैं लोकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से। आफ्टर टेक ओवर ऑफ ट्विटर बाय एलॉन मस्क, हु इज द न्यू CEO ऑफ ट्विटर। नवंबर मंथ में हमने देखा था कि ट्विटर को अब एक्वायर कर लिया है एलॉन मस्क ने। कितने डॉलर में इन्होंने खरीदा था? $44 बिलियन में। और इसके बाद एलॉन मस्क ही इसके नए CEO बन गए हैं। आंसर हो जाएगा एलॉन मस्क। किसको इन्होंने हटाया है? तो ट्विटर के पहले CEO थे पराग अग्रवाल, इनको इन्होंने अब रिप्लेस कर दिया है। विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज़ नोटिफाइड द नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम। ये प्रोग्राम एसोसिएटेड है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी से।
और हाल ही में इन्होंने नेशनल बायोएनर्जी प्रोग्राम को नोटिफाई किया है। तो मिनिस्ट्री ने डिसाइड किया है कि वो इस प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे अगले 5 सालों के लिए, मतलब 2021-22 से लेके 2025-26 तक, ठीक है। और इसको बेसिकली 2 फेज में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। विच कंट्री हैज़ इमर्ज्ड एज द टॉप ऑयल सप्लायर टू इंडिया इन अक्टूबर? रशिया जो है टॉप ऑयल सप्लायर बन चुका है इंडिया का, और इसी के साथ रशिया ने पीछे छोड़ दिया है हमारे ट्रेडिशनल सप्लायर को, लाइक सऊदी अरेबिया एंड इराक, ठीक है। रशिया ने अक्टूबर मंथ में इंडिया के टोटल क्रूड इंपोर्ट का 22% सप्लाई किया था, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हेन इज द वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे ऑब्जर्व अक्रॉस द वर्ल्ड? इसको हम ऑब्जर्व करते हैं हर साल 8 नवंबर को। गरुड़ 7 बायलैटरल एक्सरसाइज इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच अदर कंट्री? गरुड़ जो है एक्सरसाइज है इंडिया और फ्रांस के बीच की। इंटरनेशनल वीक ऑफ साइंस एंड पीस इज ऑब्जर्व इन विच मंथ? इसको हम ऑब्जर्व करते हैं नवंबर मंथ में। कब से कब तक? नवंबर 9 से लेके नवंबर 14 तक, ठीक है। ननकाना साहिब इज अ सिख पिलग्रिमेज प्लेस लोकेटेड इन विच कंट्री? ये प्लेस लाई करता है पाकिस्तान में। किस वजह से न्यूज़ में था? क्योंकि यूनियन होम मिनिस्ट्री ने हाल ही में फैसिलिटेट किया था कि जो इंडिया के सिख पिलग्रिम्स हैं वो विजिट कर सकते हैं ननकाना साहिब को, जो कि पाकिस्तान में है, ऑन द ओकेजन ऑफ गुरु पूरब, ठीक है। अनमलाई टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये लाई करता है तमिलनाडु में। और हाल ही में इस टाइगर रिजर्व ने एक एलिफेंट एडॉप्शन प्रोग्राम स्टार्ट किया था, जिसमें कि जो भी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, ट्रस्ट या फिर इंडिविजुअल्स हैं, वो स्पॉन्सर कर सकते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कैंप एलिफेंट का जो खर्चा है उसको, ठीक है। तो बस याद रखिएगा कि ये अनमलाई टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? ये है तमिलनाडु में, फाइन। नेक्स्ट है, विच यूनियन मिनिस्ट्री मेंटेन्स एन इंडेक्स नेम्ड एज सुगम ऑन ड्रग लाइसेंसेस इशूड टू द कंपनीज? कौन सी मिनिस्ट्री है जो एक इंडेक्स मेंटेन करती है जिसका नाम है सुगम, ड्रग लाइसेंसेस के ऊपर जो कि कंपनी को इशू किया जाता है? यह है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो इसके थ्रू एक कॉम्प्रिहेंसिव डेटाबेस तैयार किया जाता है ड्रग फॉर्मुलेशन का, जो कि मैन्युफैक्चर और मार्केट होती हैं कंट्री के अंदर। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल वाटरवेज समिट? इसके लिए होस्ट है वाराणसी। तो यूनियन शिपिंग मिनिस्ट्री ने डिसाइड किया था कि वो पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल वाटरवेज समिट को इनॉग्रेट करेंगे वाराणसी में, और इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया था इंडियन वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, जो कि काम करती है अंडर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। अटल न्यू इंडिया चैलेंज इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच इंस्टीट्यूशन? ये इनिशिएटिव है नीति आयोग का, और कुछ दिनों पहले नवंबर में इन्होंने लॉन्च किया था कुछ वुमेन सेंट्रिक चैलेंजेस अंडर द फेज 2 ऑफ सेकेंड एडिशन ऑफ अटल न्यू इंडिया चैलेंज। विच इंस्टीट्यूशन हैज लॉन्च्ड द एग्जीक्यूटिव एक्शन प्लान ऑफ अर्ली वार्निंग्स फॉर ऑल ड्यूरिंग COP27? यह है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, और इनके मुताबिक जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है अर्ली वार्निंग सिस्टम की डिलीवरी का सभी के लिए बाय 2027 वो कितना तक आएगा? $3.1 बिलियन, ठीक है। एज पर द रिसेंट डेटा द म्यूचुअल फंड पेनिट्रेशन इज मैक्सिमम इन विच इंडियन स्टेट? तो रिसेंट डेटा के मुताबिक सबसे ज़्यादा म्यूचुअल फंड पेनिट्रेशन हमें मिला है महाराष्ट्र स्टेट से, सेकेंड पे था इसमें नई दिल्ली, और थर्ड पे था गोवा, ठीक है। और रीज़न क्या था? बिकॉज ऑफ हायर इनकम लेवल, बेटर लिटरेसी रेट, साथ ही स्ट्रॉन्ग इन्फ्लोज फ्रॉम द कॉर्पोरेट्स एंड हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, ठीक है। तो बस याद रखिएगा सबसे ज़्यादा म्यूचुअल फंड पेनिट्रेशन कौन से स्टेट में रहा? महाराष्ट्र स्टेट में। तो ये थे अगले 15 क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है नवंबर मंथ से, और आपके एग्जाम में आ सकते हैं। कल हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 76 से लेके क्वेश्चन नंबर 90 तक, ठीक है। चलिए अब आपकी क्विज की तरफ आते हैं। ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। जो भी आपको आते हैं वेल एंड गुड, और जो नहीं आते कोई भी बात नहीं, विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा। बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम लेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। Thank you so much for watching, and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, Meenuz Hadsana signing off.